नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टॉपिक था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग उसी से मिलता जुलता हमारा टॉपिक है। तो देखो, हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल पढ़ा था वो क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो बेसिक टर्म थी, जो बेसिक फॉर्म होता है उसका व्यापक रूप जो होता है वो हमने पढ़ा था कि p ऑफ x ये बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, यदि a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें होगी ही नहीं। और द्विघात का बहुपद ये तभी होगा जब इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि इसकी घात 2 नहीं होगी तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो b और c है इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद। सॉरी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो देखो बस क्या होगा, जो हमारा पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वही हमारी क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। तो जो द्विघात समीकरण हमारी वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको यदि हम बराबर 0 कर दें तो जो ये है हमारी द्विघात समीकरण। तो इसमें भी वही कंडीशन होगी कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए का मान 0 हो गया तो ए का मान 0 होने की वजह से जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो उसमें बचेगी नहीं, तो हम उसको फिर द्विघात नहीं बोल सकते, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है कि पावर 2 होनी चाहिए। तो ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बी और सी का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए का जो मान है वो 0 के अलावा यहाँ पर कुछ भी हम ले सकते हैं। आगे बात सुने। तो जो ये हमने लिखा है ये कहलाता है हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए, उसका रूप किस टाइप का होगा, मतलब जो बेसिक टर्म है उसकी वो किस प्रकार की होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड रूप का फॉर्म है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन सी द्विघात समीकरण होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमें चेक करना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी का यूज करके हमें इसका एक्सपेंशन या प्रसार यहाँ पर करना है। जहाँ पर देखो a की जगह 2x लिखा है और b की जगह क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर करेंगे मतलब 2x, तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ b की जगह कितना है? 3 है, तो फिर होगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की जगह कितना है? 2x और b की जगह कितना है? 3। ठीक है, और दूसरी साइड लिखा है 3x प्लस 4। तो देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो होगा 12x, और दूसरी तरफ लिखा है 3x प्लस 4। यहाँ पर देखिए दूसरे को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, सारी जितनी भी टर्म्स हैं दूसरी तरफ हमें बराबर 0 करना है। तो उसके अलावा जो बच गई सारी टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर हम x वाली टर्म लिखेंगे तो माइनस के 12x,
और ये प्लस के 3x को भी हम इधर के लिए लेके आएंगे तो वो भी हो जाएंगे माइनस के 3x। उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास प्लस का 9 और ये प्लस का 4 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल यहाँ से होगा। उसके बाद में देखिए ये हो गया 4x² माइनस का 12x, सॉरी माइनस का 12x है और माइनस का 3x है, तो दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब ये ऐड होगा और 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15x, तो 4x² माइनस 15x। और यहाँ पर देखें तो प्लस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ओके। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि ये भी द्विघात समीकरण है या यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए देखो x - 2 और x + 3 और बराबर दे रखा है x² - 1। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, पहले इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो x को x से करेंगे तो आएगा x², फिर x को प्लस के 3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 3x, फिर -2 को x से करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस के 2 को प्लस के 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 6, और दूसरी साइड लिखा है x² - 1। यहाँ से फिर देखिए इस साइड भी x² है और उसके साइड भी x² है, तो x² से x² क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि बराबर के दोनों साइड में सेम संख्या हो और उसका साइन भी सेम हो तो हम उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये x² प्लस का था, ये x² भी प्लस का है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। या आप यूँ सोच सकते हो कि x² को हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का आएगा और x² में से x² माइनस करेंगे तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा देखो क्या बचा, ये 3x और -2x, तो बचेगा x और ये माइनस का 6 और माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x और माइनस के 6 हैं, प्लस का 1 है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 5 और ये बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें x² वाली टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, x² वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो प्राप्त समीकरण है, प्राप्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि x² वाली टर्म का होना जरूरी है। उसके अलावा जो बच गए उसमें वो कोई भी मतलब उसके अलावा, जैसे मान लो कि x² वाली टर्म होना जरूरी है, चाहे तो ये x वाली टर्म हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, जो अचर पद है वो हो या नहीं हो उसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन x² वाली टर्म का होना जरूरी है। यदि x² वाली टर्म है उसमें तभी वो एक द्विघात समीकरण होगी, उसके अलावा वो द्विघात समीकरण वहाँ पर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए और वो टर्म उसमें मौजूद होनी चाहिए, तो वो एक द्विघात समीकरण होगी, उसके अलावा नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो x² प्लस 3 बराबर 0, आपसे पूछेगी द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको देखना है कि इसमें x² वाली टर्म का होना जरूरी है। तो आप देखो x² वाली टर्म है, उसके अलावा x वाली नहीं है, तो वो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, x² वाली टर्म यहाँ पर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। जैसे मान लो और लिखा हो -3x² लिख दिया और बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो आप x की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, और हमारी जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा b और c का मान 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। देखो a का मान -3 है और b वाली टर्म इसमें है ही नहीं और c वाली टर्म भी नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी एक द्विघात समीकरण है और ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखो x² वाली टर्म है, मतलब इसके गुणा में a जिसकी वैल्यू 1 है, अचर पद जो हमारा c है वो 3 है, x वाली टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि b और c का मान कुछ भी हो सकता है। x² वाली टर्म के जो गुणा में है उसका मान 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब x² वाली टर्म का होना क्या है, जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके अलावा देखो जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें हमें
डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी होती है कई बार कि ये द्विघात समीकरण है, इसके सॉल्यूशन निकालो यहाँ पर। तो द्विघात समीकरण क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के हमको खुद को एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो हमें इक्वेशन लास्ट में मिलती है उसका सॉल्यूशन हम फिर बाद में करते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के कई मेथड होते हैं, हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि जो फैक्टर मेथड होता है हमारा, उससे हम कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है कि होल स्क्वायर बना के हम उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। और तीसरा मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो सीधी श्रीधराचार्य विधि होती है, उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले यदि हमें लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उससे हम पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। उसके बाद में हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि यदि हमें लैंग्वेज के रूप में दिया हो तो हम उसको इक्वेशन कैसे उसकी बनाएंगे। ओके, तो देखिए हम जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दिया होता है उसे हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, फिर हम हमारी एक्सरसाइज 4.1 पे चलेंगे और उसके क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब दोनों के पास मिलाकर जो कंचे हैं वो कितने हैं, 45 हैं। मतलब जॉन और जीवंती के पास जो कंचों की कुल संख्या है वो कितनी है, 45 है। उनमें से 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए, मतलब 5 कंचे जॉन के भी खो गए और 5 कंचे जयवंती के भी वहाँ पर क्या हो गए, खो गए हैं। तो अब उनके पास जो कंचों की संख्या बची है उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो यदि हमें यह ज्ञात करना हो कि उनके पास कितने कंचे थे तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इस प्रकार हमें क्या करना है, पहले हमें कंचों की संख्या माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। जॉन के पास कंचों की संख्या क्या थी, x थी। तो हमें पता है कि दोनों के पास कुल मिला के कंचे कितने थे, 45 थे। दोनों के पास कितने थे, 45 थे। तो जयवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जयवंती के पास कंचों की संख्या तो देखो टोटल 45 थे। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो। मान लो कि जॉन के पास 10 कंचे थे, तो आपसे पूछ ले कि जीवंती के पास कितने थे, तो आप बोलोगे कि टोटल 45 है, उनमें से 10 यदि जॉन के पास हैं तो जीवंती के पास बच गए कितने, 35। जैसे मान लो कि मेरे पास 20 रुपये हैं और मेरे बगल में जो कोई खड़ा है उसके पास मान लो 10 हैं, तो टोटल कितने रुपए गए, 30 रुपये हो गए। या हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों के पास मिला के यदि 30 रुपये हैं, उनमें से 17 मेरे पास हैं, तो जो दूसरा है उसके पास कितने हो जाएंगे, 13 रुपये हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर है कि टोटल कंचे यदि 45 हैं, उनमें से जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कितने हैं, 45 में से x हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि टोटल 45 है और x किसके पास है, जॉन के पास है। तो 45 में से x कम कर देंगे तो जितने बचेंगे वो किसके पास है, जीवंती के पास है। अब यहाँ पर दोनों ने 5-5 कंचे यहाँ पर खो दिए। तो 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, तो हमें पता है कि पहले जॉन के पास x थे, x में से 5 कंचे खो दिए। मान लो पहले उसके पास मान लो 19 कंचे होते, 5 खो दिए तो कितने बचे, 14 बचे। 19 में से हमने 5 कम कर दिए। उसी प्रकार उसके पास पहले x थे, उसमें से 5 उसने खो दिए, तो उसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5। ऐसे ही 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो उसके पास कितने थे, पहले 45 माइनस x थे, 5 खो दिए, मतलब 5 के कम और हो जाएंगे इसमें से, तो कितने होंगे, माइनस के 5 कर दिया हमने। तो देखो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 और माइनस x। तो अब उसके पास कंचे कितने हैं, 40 माइनस x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके पास जो कंचों की संख्या है फिलहाल में 5-5 कंचे खोने के बाद में जितने कंचे उनके पास बचे हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं उनके कंचों की
संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल वो कितना है 124 है फिलहाल। तो बताओ जॉन के पास कंचे कितने हैं x-5 और जीवंती के पास कंचे हैं 40 - x और इनका जो गुणनफल है वो कितना है 124। ओके, तो यहाँ से देखो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यदि हम x को 40 से गुणा करें तो आएगा 40x, फिर x को -x से करेंगे तो आएगा माइनस का x², फिर माइनस के 5 को 40 से करेंगे तो आएगा माइनस के 200, और फिर माइनस के 5 को माइनस के x से करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को x से करेंगे तो आएगा 5x प्लस 5x और बराबर है 124। उसके बाद में देखें यहाँ से x वाली टर्म को देखें हम तो 40x ये है प्लस के 5x हैं, दोनों ही प्लस के हैं तो टोटल हो जाएंगे 45x। ये है माइनस के x² और ये है माइनस के 200 और वो 124 जो है वो भी इस साइड आ जाएंगे तो आएंगे माइनस के 124 और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद में देखिए माइनस का x² है प्लस का 45x है। अरेंज कर रहे हैं हम, पहले हम x² वाली टर्म लेंगे जो सबसे मैक्सिमम पावर वाली है, उसे फिर कम वाली लेंगे। उसके बाद में देखिए दोनों ही माइनस के हैं, माइनस के 200 माइनस का 124, तो सेम साइन किया है तो यहाँ पर जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 324 और बराबर 0। यदि हम इसको और अरेंज करना चाहिए तो सारी टर्म्स को उस साइड ले जाओ ताकि जो x² वाली टर्म है वो क्या हो प्लस में हो जाए। तो सभी को उस साइड लेके जाएंगे। आप यूँ कर सकते हैं कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ये उधर तो -1 से करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, यहाँ इनका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो -1 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो -1 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा x², ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 45x और ये माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस का 324 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस समीकरण को हल करके हम उनके पास कंचों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आगे इसका कैसे सॉल्यूशन होता है, किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, वो हम इसके आगे जो पढ़ेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 होगी उससे पहले हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस टाइप से किस तरीके से हम इस समीकरण का सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि यदि हमें लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन दिया होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है, उस इक्वेशन को हम किस टाइप से बनाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं, उसमें जो इक्वेशन हमें किस प्रकार से बनानी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 है उसी का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि हमें चेक करना है कि नीचे दी गई जो समीकरण हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x+1 का होल स्क्वायर है, ये बराबर है 2 × x - 3। तो सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो देखो क्या होता है, ये a + b के होल स्क्वायर जैसा है, तो a² + b² + 2ab। तो क्या बोलेंगे हम, a की जगह x है मतलब x², फिर b² की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह x है और b की जगह 1 है तो 2ab हो जाएगा 2x। दूसरी साइड देखो 2x को 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x और 2 को -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ये भी प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। या आप यूँ समझ सकते हो प्लस का 2x इधर माइनस में आएगा, इसे 2x - 2x क्या हो जाएगा 0। -6 इधर आ जाएगा तो प्लस में आएगा, तो x² + 1 और +6 बराबर 0, तो हो जाएगा x² + 7 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है। x² वाली टर्म का होना यहाँ पर क्या होता है ज़रूरी होता है। उसके अलावा b और c जो हैं वो 0 हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आप देखना चाहिए यहाँ से तुलना करना चाहिए तो a की वैल्यू x² के गुणा में देंगे 1 है तो a की वैल्यू 1 है,
बी की मतलब एक्स वाली टर्म इसमें है नहीं, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, और सी की बात करें तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो उतार लिए। उसके बाद में एक और बता देता हूँ, बाकी आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम इसका तीसरा पार्ट यहाँ पर और कर लेते हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं वो आपको चेक करने हैं कि द्विघात समीकरण आती है या नहीं आती है। ओके, तो देखिए इसी का हम तीसरा पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो आएगा प्लस का x, फिर माइनस के 2 को x से करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, और फिर -2 के +1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 2। दूसरी तरफ देखिए x को x से करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, x को प्लस के 3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 3x, माइनस के 1 को x से करेंगे तो आएगा माइनस का x, और माइनस के 1 को प्लस के 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3। ओके, फिर देखिए ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मैंने बताया था आपको यदि सेम संख्या दोनों तरफ है तो हम उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि ये 2x स्क्वायर होता तो फिर हम नहीं काट सकते थे, क्योंकि ये 2x स्क्वायर होता, ये एक x स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक तरफ करके फिर प्लस या माइनस जो भी होता वो यहाँ पर करते। तो लेकिन इसके भी गुणा में 1 है, इसके भी गुणा में 1 है, तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ से x माइनस 2x, तो ये बचेगा माइनस का x और ये होगा माइनस के 2। दूसरे जो बचे हैं उनको इधर लेके आएंगे तो देखो 3x माइनस x कितना हो जाएगा, इधर एक बार उधर ही लिख देता हूँ मैं, तो 2x और माइनस का 3। इसके अलावा जो अब हम इनको एक साइड करेंगे तो देखो उस साइड ले जाते हैं तो माइनस x उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो उस साइड पहले से 2x है, ये माइनस का x भी उधर जाएगा तो बचेगा क्या प्लस का x, और उधर माइनस के 3 पहले से हैं, ये माइनस के 2 भी उस साइड जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, और इस साइड बराबर के इधर क्या बच जाएगा 0। तो देखिए 2x प्लस x ये हो जाएगा 3x, और माइनस 3 प्लस 2 ये होगा -1 और बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो हमारा बेसिक फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। मतलब a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है 0 है, और हमें पता है कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, के रूप की नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो इसके अलावा जो पार्ट बच गए हैं इसके वो आपको खुद को कंप्लीट करने हैं। हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि लैंग्वेज के रूप में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इक्वेशन किस टाइप से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो नोट कर लो इसको। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका पहला पार्ट है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यदि हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो इक्वेशन बनाने सीख रहे हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि उनका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन दे रखा है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी है x मीटर है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये x मीटर है। देखिए हमने लंबाई को क्यों नहीं माना,
क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आसान हो जाएगी। आसान किस प्रकार से होगी कि देखो इसके 2 गुणे से 1 अधिक है तो हम इसको 2 से गुणा करके एक उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से रिलेटेड है, तो जिससे रिलेटेड है उसको हम मानते हैं तो हमारी आसानी होती है, कैलकुलेशन जो है वो हमारी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो हम लंबाई को मानेंगे तो इस चीज़ को हमें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर लंबाई को लिंक किया गया है किससे, चौड़ाई से, तो जिससे लिंक है उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, मानना है। तो मैंने मान लिया कि मानना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई हो कितनी है, x मीटर है, तो जो लंबाई है आयताकार भूखंड की लंबाई, तो देखो ये क्या हो जाएगी, क्वेश्चन ने कहा है कि वो इसके 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई x थी तो इसका 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो 2x, इससे 1 अधिक है तो 1 इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जो है ये है उस आयताकार भूखंड की क्या हो गई, यहाँ पर लंबाई हो गई। हमें पता है कि आयताकार प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने हमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है, ये कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। और हमें पता है कि भूखंड आयताकार है, इसका मतलब क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो है इसकी x, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 528 मीटर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई तो है x और इंटू चौड़ाई है 2x प्लस 1, और ये इक्वल है किसके, 528 के। तो अब सोल्व करना है इसको, देखो x को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को +1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, और ये जो 528 प्लस के हैं वो दूसरी साइड वो इधर आके हो जाएंगे किसमें, माइनस में, तो माइनस के 528 और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण मिल गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, जिसका सॉल्यूशन हम निकालना फिर बाद में सीखेंगे कि आगे हम इसको किस प्रकार से सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से बनाते हैं वो हम यहाँ पर पहले सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसमें हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए इसी का दूसरा पार्ट है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके लिए देखो क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है कि लगातार आपको 2 धनात्मक संख्या लेनी है, पॉजिटिव संख्या लेनी है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि 24 है, तो 24 के अगली संख्या कौन सी आएगी, 25। क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, जैसे एक संख्या हमने 6 ले ली तो अगली कौन सी हो जाएगी, 7। एक हमने 8 ले ली तो इसके क्रमागत अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 9। एक संख्या मैंने 50 ले ली तो इसके अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 51। तो 50 51 ये क्रमागत संख्याएं हो गई, 33 34 ये क्रमागत संख्याएं होंगी। तो मतलब कोई भी 2 लगातार संख्याएं हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, और दोनों कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये क्वेश्चन ने हमें कहा है। तो मैं मान लूँ कि यदि एक धनात्मक जो पूर्णांक है वो x है, तो अगला क्या होगा उससे एक ज़्यादा, मतलब x + 1। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, या दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या हो जाएगा, तो दोनों लगातार हैं तो वो इससे एक अधिक होगा, मतलब कितना हो जाएगा, x + 1। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। प्रश्नानुसार क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल वो कितना है, यहाँ पर 306 है। तो बताओ एक पूर्णांक हमारा x है और अगला x + 1 है, तो इन दोनों का गुणा ये हो गया, और ये किसके बराबर है, 306 के। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x को x से करेंगे x²
फिर प्लस x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, प्लस के 306 इधर आएंगे माइनस में, तो माइनस का 306 और बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हमें मिल गई, जिसको सोल्व करके हम यहाँ पर उन धनात्मक पूर्णांकों को निकाल सकते हैं। और सोल्व करना किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं इसका हम वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसी का हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो देखिए यहीं पर इसी का तीसरा जो पार्ट है वो है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यदि हमें रोहन की रोहन की आयु ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे? तो देखिए पहले हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। तो दोनों में जो रिलेशन दिया हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यदि रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो पहले हम मान लेंगे कि रोहन की जो आयु है वो कितनी है? x है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु ये हमने मान ली कितनी है? x वर्ष। और हमें पता है कि इसकी माँ इससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो इसे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम इसमें 26 जोड़ देंगे तो वो हो जाएंगी x प्लस 26 वर्ष की, x प्लस 26 वर्ष की। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो बताओ यदि रोहन फिलहाल x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? हम उसमें 3 जोड़ देंगे। मान लो कोई अभी 9 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? वो 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितने का हो जाएगा? 12 वर्ष का। तो वो यहाँ पर हमें देखना है कि फिलहाल उसकी जो एज है वो x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3। और उसकी माँ की x प्लस 26 है तो हम इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो क्या हो जाएगी? रोहन की आयु ये हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु तो x प्लस 26 थी तो 3 और बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, तो इसकी आयु है x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु है x प्लस 29, इनका जो गुणनफल है वो बराबर हो जाएगा किसके? 360 के। तो देखिए x को x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 29 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 29x, फिर प्लस के 3 को दोनों से गुणा करना है तो प्लस के 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, और प्लस के 3 को 29 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 87, और ये इक्वल है 360 के। तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस के 3x ये हो जाएंगे 32x, और प्लस के 87 है 360 इधर में आएंगे माइनस के, तो प्लस के 87 और माइनस 360 ये हो जाएगा 0। आगे और सोल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो दोनों माइनस होंगे, और 360 बड़ा है जिसका साइन माइनस का है तो बचेगा माइनस का बचेगा। तो 360 में से 87 यहाँ पर हमें क्या करना है? माइनस से करना है, तो ये हो जाएगा 273। सही है ना? हाँ 273, और इक्वल हो जाएगा किसके? ये 0 के। तो ये द्विघात समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसको सोल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं। और हम सोल्व करना कैसे हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसका जो लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, वो और हम देख लेते हैं कि उससे हम द्विघात समीकरण किस प्रकार से बिल्ड करेंगे। तो चलिए इसका जो चौथा पार्ट है वो देखते हैं हमें क्या क्या हो रहा है।
तो बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह 3 घंटे अधिक का समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कि माना उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो माना रेलगाड़ी की चाल वो x किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब देखिए उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और x किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर स्पीड है। तो उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो मैंने मान लिया कि यदि t1 का समय लगता है तो ये t1 बराबर हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है 480 और बटे में जो चाल है वो है उसकी x। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर यदि हमें समय निकालना है तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 480 और बटे में कितना x, तो 480 बटे x घंटे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन ने कहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो जो उसकी चाल है वो कितनी होती, पहले x थी, अब 8 कम होती तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो उस रेलगाड़ी की क्या होती, चाल होती। ठीक है, तो बताओ उसे समय कितना लगता। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो यदि मैं इस समय को t2 मान लूँ तो दूरी तो वही 480 की है, लेकिन अब की बार जो चाल है वो कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि अब उसको 3 घंटे ज़्यादा का समय लगता है, मतलब जो t2 है वो t1 से 3 अधिक है। जो t2 है वो t1 से क्या है, 3 घंटे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर हमने स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा। यहाँ पर स्पीड x थी, यहाँ पर x माइनस 8 हो गई, तो obvious सी बात है हमें उतनी दूर जाना है और हमने हमारी स्पीड कम कर ली है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना समय ज़्यादा लगता है, तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब t2 माइनस t1 का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर, 3 घंटे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रश्नानुसार t2 माइनस t1 ये बराबर कितना है, 3 घंटे। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो t2 तो है हमारा कितना 480 और बटे x माइनस 8 और माइनस t1 जो है हमारा वो है 480 और बटे में x और बराबर है किसके, 3 के। तो देखिए इसको हम आगे देखते हैं इधर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। दोनों का एलसीएम ले लिया x माइनस 8 इंटू एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 480 को फिर हम गुणा करेंगे किससे, x से, तो ये जाएगा 480x। फिर दोनों के बीच में साइन किसका है, माइनस का। फिर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा x, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 8 जिसको गुणा करना है हमें किसके, 480 से। तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर कितना है, 3। बराबर कितना है, 3 है। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो गुणा में चला जाएगा 3 के, और ऊपर वाले को सोल्व करें तो यह है 480x माइनस 480 को x से करेंगे तो माइनस का 480x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
और 480 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 8 को 8 से करेंगे तो 64, और 8 को 4 से करेंगे 32 और 6 38, तो 3840, और बराबर में देखो 3 है, इसके गुणा में चला जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 480 माइनस एक्स और ये प्लस का ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो बचेगा 3840, और इधर है 3 इंटू, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x, x माइनस 8 है तो x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 8x। तो देखिए 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अंटे 24, तो 1280 ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो 1280 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस के 1280 और बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हम सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में यही सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम इन द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके अलावा पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे निकालते हैं, और श्रीधराचार्य विधि से हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे वो सीखेंगे। ओके, तो अभी तक प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे हो आपको तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।